नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। प्री एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के जो वीडियोज बनाए जा रहे हैं, ये खासतौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेंगे तो किसी भी विषय में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हर टॉपिक आपको उदाहरण के साथ समझाया गया है। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको अन्य विषय भी पढ़ना चाहते हैं आप, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको हर विषय की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन समझाई गई है। यदि आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एकमात्र ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जहां आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। तो ज्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधे चलते हैं हमारे आज के लेक्चर पे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण की। जो सजीव चीजें हैं ना, उनकी विशेषताओं का अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण क्या होता है कि अन्वेषण होता है आपकी जांच पड़ताल, मतलब गहनता से उनके बारे में आपको जानना है, उसको समझना है कि सजीवों की जो विशेषताएं है ना, उन विशेषताओं के बारे में हम आज अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय की शुरुआत हो रही है आपकी इस डायग्राम में कि ये दो बच्चे हैं और ये इनके पेरेंट्स है और ये घेंगे को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? घेंगे को देख रहे हैं और इनके नाम है अवधि और आयुष। जैसे जैसे आप अध्याय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इन बच्चों के नाम है अवधि और आयुष। अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। अवधि घोंगे के कुछ खोल देखते उन्हें उठाने लगती है। उसकी माता जी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और बताती है यह खोल एक जीवित घोंगे का घर हो सकता है। उसने कहा कि जो खोल पड़ा है ना, ये एक जीवित घोंगे का खोल हो सकता है। वास्तव में यह उनके शरीर का एक अंग होता है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा, कि एक खोल पड़ा है ऐसे ही और जो उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है, तो वो जीवित कैसे हो सकता है? आपके मन में भी क्वेश्चन है। उसके अंदर कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है? बाद में विद्यालय जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ उस घटना को साझा करते हैं और वे अपने शिक्षक के पास जाते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं कि सर ऐसे ऐसे हम सुबह घूमने गए थे और ये चीज हुई। और उनसे पूछते हैं कि जो खोल हिल भी नहीं रहा था वह एक सजीव घोंगे के शरीर का एक अंग कैसे हो सकता है? शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा प्रारंभ कर देते हैं और हम इस अध्याय में जानेंगे कि जो आपके मन में क्वेश्चन है कि वो कैसे एक सजीव जीव का अंग हो सकता है, वो अब हमारे जो विचार है सजीवों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे। हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ये चीज आपने देखी होगी। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे चारों तरफ भी बहुत प्रकार की वस्तुएं, जब आप बाजार में निकलते हैं तो आपके पास चारों तरफ भी बहुत प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अपनी कक्षा में चारों ओर देखें, आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, खिड़की के पास एक कबूतर, बहुत सारी चीजें आपके चारों तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं। इन तालिका 10.1 में सूचीबद्ध करें और अपनी समझ के आधार पर इन्हें सजीव या निर्जीव के रूप में पहचानें और स्तंभ सेकंड में भरें। इन्हें सजीव या निर्जीव विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ 3 में भरें। अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे आपने लिखा पेंसिल, क्या लिखा आपने? पेंसिल। आप एक एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है। कारण कि ये सजीव है या निर्जीव, तो आपने लिख दिया पेंसिल क्या है? निर्जीव। कारण क्या है अभी? ठीक है कि ये आपकी हिल नहीं, डुल नहीं रही, कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं, कोई तो कारण आपने देखा होगा। फिर सही उत्तर क्या है और सही उत्तर का कारण क्या, फिर आपको लिखना। यहाँ आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है कि कबूतर सजीव है, ये खा पी सकता है, उड़ सकता है, कार क्या है, पौधे क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन अध्याय कंप्लीट होने के बाद जब आप सजीव और निर्जीव के बारे में जान लें, अब आप क्या कीजिए, अपने जो अनुमान है ना, वो सिर्फ आपको अनुमान लगाना है। फिर आपको सही उत्तर भरना है पाठ पढ़ने के बाद कि पेंसिल निर्जीव है या सजीव है। इसमें आपको सही उत्तर पाठ समझने के बाद ये एक्टिविटी कंप्लीट आपको करनी है। पहले आप ये 2 कॉलम कंप्लीट कर लीजिए अब, और उसके बाद हम जब पाठ पढ़ लेंगे तब हम बात करेंगे सजीव और निर्जीव की। अच्छी तरह हमें समझ विकसित हो जाएगी। तो चलिए, वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं भी, ठीक है, जो सजीव को निर्जीव से अलग करता, मतलब दोनों चीजों में हम अंतर कैसे कर सकते हैं कि कौन सी चीज सजीव है और कौन सी निर्जीव है। इन बातों पर ये हम बात करते हैं। आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव है और एक कबूतर सजीव है।
आपके अनुसार सजीव प्राणी और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है? पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएं हैं कि आपने कुछ पदार्थों को सजीव लिखा होगा और कुछ को निर्जीव लिखा होगा। जो सजीव चीजें थी उनमें क्या चीजें, जैसे आपने देखा होगा वो सभी खाना खाते हैं, वो सभी अपने बच्चे पैदा करते हैं, वो सभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, वो सभी बढ़ सकते हैं। निर्जीव आपने देखा होगा वो मूवमेंट नहीं करते, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी जरूर कि सजीव और निर्जीव में। आपने पहचाना होगा गति एक ऐसी समानता है जो सभी सजीव में होती है। एक आपने देखा गति भी, क्या देखा? गति। गति क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो सभी सजीव में होती है। आपने कारों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि कार सजीव होती है? आपने देख लिया कि सजीव गति करते हैं, लेकिन कार भी तो गति करती है। ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो आप तो कर सकते हैं लेकिन एक कार नहीं कर सकती। आप भी सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण है कि आप खुद क्या है? सजीव प्राणी है। तो कोई एक ऐसी चीज सोचिए जो आप कर सकते हैं लेकिन कार नहीं कर सकती। जब भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव या निर्जीव के समूह में बांटने का प्रयास करें, आप उन वस्तुओं की तुलना स्वयं से ही कर सकते हैं। ऐसी कौन सी विशेषताएं, मतलब जब भी आप देखें ये चीज सजीव है या निर्जीव है, आपको वो देखनी है कि वो चीज जो आप कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। दोनों में ये अंतर जरूर होना चाहिए जब आप सजीव और निर्जीव की बात करें। मतलब आप खुद से ही कंपेयर कर लेना भी। जैसे मेरे सामने एक पेन है, मैं खुद से कंपेयर करूं, मैं देख सकता हूं, पेन नहीं देख सकता। मैं खा सकता हूं, पेन नहीं खा सकता। मैं चल सकता हूं, पेन नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि अपने खुद से ही आपको तुलना करनी है। जो आपको एक कार से अलग करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए आपने चीजें देखी है, अब आपको क्या करना है कि खुद से कंपेयर। उदाहरण के लिए कार के आमाप मतलब कार का जो आकार होता है ना, लंबाई चौड़ाई है, वो अपने आप में वृद्धि नहीं होती। क्या इसका यह तात्पर्य कि वह निर्जीव है? अब कार को निर्जीव के रूप में वर्णित करने के लिए आपने किन विशेषताओं का उपयोग किया? सजीव होने की मूल विशेषताओं को पहचानने के लिए इसी प्रकार अपनी चर्चा को जारी रखिए। एक चीज आपको सही पता चल चुकी है कि सजीव चीजें बढ़ती हैं, कि समय के साथ वो अपने आकार को चेंज करती हैं, उनका विकास होता है, बढ़ती जाती है। ऐसी कौन सी सामान्य विशेषताएं जो सजीवों को निर्जीव वस्तुओं से पृथक करती हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या, हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने के लिए गति को एक विशेषता मान सकते हैं कि गति को क्या हम ले सकते हैं कि सजीव गति करते और निर्जीव गति नहीं करते? क्या हम ये कर सकते हैं कि जो चीज गति नहीं करती वो क्या है? आपकी निर्जीव है, और जो गति करती है वो सजीव है। अपने आसपास की 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई जो अपने आप गतिमान हो सकती है। क्या आपके अनुसार सूचीबद्ध की गई पांचों वस्तुएं केवल इसलिए सजीव है क्योंकि वे स्वयं गतिमान हो सकती है? देखिए गतिमान क्या होता है, एक इसने नाम दिया स्वयं गतिमान, कि वो स्वयं से गति करती है, अपने आप से किसी और की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी को चलने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप क्या खुद खुद से चल सकते हैं। गति का आपका आएगा सजीव और निर्जीव का जब अंतर करेंगे तो गति आएगी, लेकिन ध्यान रखना है कि गति कर सकती है गाड़ी, लेकिन स्वयं गति नहीं कर सकती। तो सजीव क्या है कि आपके स्वयं गति कर सकते हैं। अब जंतुओं की बाती, पेड़ पौधे तो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं? यद्यपि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन कुछ निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं कि पौधों में भी कुछ प्रकार की गतियां होती। कौन सी? पौधों में गति का एक उदाहरण फूलों का खिलना है। पौधों में गति का अन्य उदाहरण कीटभक्षी पौधों में देखा जा सकता है। कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं? अपने पोषण के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। कीटभक्षी पौधों का एक उदाहरण ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा की पत्तियां तस्तरी शोषण के आकार की होती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आप किस प्रकार से होती है? जिनमें असमान लंबाइयां वाले बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं, जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जब कोई कीट तस्तरी की सतह पर स्पर्श करता है तो बाल अंदर की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये है ना, तो जब भी कोई कीट यहाँ पे बैठेगा
तो ये क्या होंगे, जो रेसे निकले हुए हैं ना ये अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, फिर और अपने चिपचिपे छोर से कीट को जकड़ लेते हैं। उसके जो छोर होता है ना वहां पे चिपचिपा पदार्थ यहाँ पे होता है, उसको जकड़ देते हैं कीट को। अन्य कीटभक्षी पौधों में गति के प्रक्रम का अवलोकन करने के लिए प्रयास कीजिए। आरोही लताएं भी अपने समीप रखी किसी वस्तु के चारों ओर वो लिपट जाती है, मतलब वो गति करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी वे गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं, फिर भी माना जाता है कि वो गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। आप अपनी तुलना अपने बचपन की तस्वीर से करें। क्या आप वह पोशाक पहन सकते हैं जो आप 4 वर्ष पहले पहनते थे? नहीं, क्योंकि आपके शरीर का आकार बड़ा हो गया है। अब आप आपकी जो पहली कक्षा में जो आपकी ड्रेस थी, आपके जूते थे, वो अब आपको फिट नहीं आते, क्योंकि आपका आकार बड़ा है। क्योंकि आपके शरीर का आकार बड़ा होगा, इसका कारण कि आपके शरीर में वृद्धि है। पौधे व अन्य सजीव भी वृद्धि करते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि वृद्धि जीवों की एक विशेषता है? तो एक विशेषता और मिली, एक मिली थी हमने गतिशीलता और दूसरी मिली है वृद्धि। 2 विशेषताएं सजीवों की हमने पढ़ ली है कि सजीवों में क्या होती है, एक गतिशीलता भी, क्या है, गतिशीलता है आपकी एक, और दूसरी पढ़ी है हमने वृद्धि भी, क्या है, वृद्धि हमने पढ़ ली है। 2 हो गई। अगर आपको कोई सजीव देखना है तो पहले आपको देखना है उसमें गतिशीलता। ये मत कहना कि पौधों में गतिशीलता नहीं है, बिल्कुल पौधों में गतिशीलता होती है, फूलों का खिलना, क्या वो गतिशीलता का उदाहरण है। और एक वृद्धि कि ये समय के साथ अपने आकार को बदलते रहते हैं। सजीवों को अपने वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एक और नहीं आएगी कि सजीवों को वृद्धि होगी ना, तो इसके लिए क्या है उन्हें कि भोजन की आवश्यकता होगी, ठीक है, पोषण की आवश्यकता होगी। ऐसे 5 सजीवों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी 5 ऐसी सजीव चीजें, चाहे आपका वो मच्छर हो, मक्खी हो, आप खुद हैं, भैंस है, आपकी गाय है, तो ये सारे सजीव इन्हें क्या है, वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिसमें बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद, थोड़ा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ले जाने वाली श्वासों की संख्या को गिनिए। आंकड़ों को अंकित कर लीजिए। आप क्या पाते हैं? क्या प्रत्येक स्थिति के बाद श्वासों की संख्या में कोई अंतर देखते हैं? कि आपको क्या करना कि जब आप दौड़ के आए, जब आप सो के उठे, 2-3 क्रियाएं करने के बाद 1 मिनट में गिनिए कि आप कितनी बार सांस ले। जैसे आप दौड़ेंगे ना बहुत तेज, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो आप देखना कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। क्या आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे अन्य जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान दिया है? जब वे विश्राम कर रहे हो उनके पेट की गति को ध्यान से देखिए, मतलब उनका पेट ऐसे ऊपर नीचे होगा, वो क्या है, वो श्वास ले रहे हैं। जब प्रक्रिया में, इस श्वसन प्रक्रिया में जब हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं और वायु हमारे शरीर में आती है, तब हम श्वास बाहर निकालते हैं, तो वायु हमारे शरीर से बाहर की ओर जाती है। जब हम श्वास लेते हैं तो वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वायु हमारे शरीर के बाहर जाती है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसने कहा कि जो पौधे की पत्तियां होती है ना, उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो आपको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब आपको उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। इस चीज को याद रखना कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये छिद्र पौधों के शरीर में वायु अंदर लेने और बाहर करने में सहायता करते हैं। जैसे हम हमारे नाक और मुंह के द्वारा वायु अंदर ले जाते हैं, वैसे ही पौधों के पत्तों पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। उनके द्वारा वायु को अंदर ले जाते हैं और बाहर ले जाते हैं। अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कीजिए। अपने जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके साथ बातचीत कीजिए। उनसे अनुरोध कीजिए कि क्या वे आपकी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो एक चीज और हमें मिल गई कि सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन आपके करते हैं। क्या आपने ग्रीष्म काल के दौरान कमीज पर काख के आसपास पड़ने वाले सफेद धब्बों को देखा है?
तो आपने देखा होगा कि आपके ये धब्बे पसीने आपके काफ के आसपास क्या है कि आपके जब गर्मी होती है पसीना आता तो सफेद धब्बे पड़ जाते हैं आपके भी, ठीक है। तो वो किस कारण होती है, वो आपके पसीने के कारण होते हैं। ये धब्बे पसीने के कारण पड़ते हैं। शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। शरीर से अपशिष्ट उत्पादन के, जैसे हमने पिछला पाठ पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था कि आपका जो साल्ट होता है, पसीना निकलता है तो पानी तो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, लेकिन उसमें जो साल्ट है वो आपकी कमीज पे जम जाते हैं, जिसके कारण वो व्हाइट रंग का पैच धब्बा आ जाता है। शरीर से अपशिष्ट मतलब जो हमारे काम के नहीं है, फालतू जो सब्सटेंस है के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। भी हमारा जो शरीर है ना, वो अपने जो काम के पदार्थ में जो फालतू अपशिष्ट, ठीक है, उन पदार्थों को बाहर निकालता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन के एक उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है। अपशिष्ट किसके द्वारा होता है, एक पसीने के द्वारा होता है, एक हम पेशाब के माध्यम से भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जिसको मूत्र बोला गया यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? उत्सर्जन मतलब जो उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, मल पदार्थ है, उनको बाहर निकालते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों को सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए घास और गुलाब। कि आपको क्या देखना कि आप पत्तियों की, जब आप पौधे होंगे, जब पौधे को देखेंगे ना, उसकी पत्तियों पे आपको थोड़ा थोड़ा जल वाष्प मिलेगा। वो जल वाष्प क्या है, वो जल वाष्प वही है, अपशिष्ट पदार्थ है जो बाहर निकले हुए हैं, जो पौधों ने निकाले हैं। उदाहरण के लिए घास और गुलाब सभी जीव उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, एक गति पढ़ा था सजीवों का विशेषता, दूसरा हमने पढ़ा था उनकी वृद्धि, तीसरा पढ़ा हमने श्वसन और चौथा पढ़ा हमने उत्सर्जन। 4 गुण हम पढ़ चुके हैं सजीवों के। सजीवों में ये 4 गुण होने चाहिए। जब हमने शुरुआत टेबल की थी ना, उसमें देखना जो आप चीजें देख रहे हैं उनमें चारों गुण है या नहीं, इसके आगे हम और पढ़ते हैं। आइए अब एक और अन्य विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। यदि बिना जूते पहले घूमते हुए अप्रत्यक्ष रूप से आपका पैर कांटे जैसी किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू लें, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रतिक्रिया आपको पता है कि अगर आपको कोई चोट पहुंचाए तो प्रक्रिया आपकी क्या होगी। कांटे पर पैर पड़ना और गर्म वस्तु का छूना उद्दीपन है। यदि कोई वस्तु और कोई घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, वो उद्दीपन कहलाती है। उद्दीपन मतलब कि आपको कोई सेंस महसूस होना कुछ भी, ठीक है, वो उद्दीपन कहलाता है। आप भी 3 उद्दीपनों और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि आपके शरीर ने क्या किया। जैसे ही आप क्या करेंगे, गर्म चीज को छुएंगे, आप तुरंत हाथ हटा लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका पैर कांटे पे पड़ा, आप तुरंत क्या करेंगे, अपने पैर को उठा लेंगे। तो आपको उद्दीपन समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु या कोई घटना जो सजीवों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, वो आपकी उद्दीपन कहलाती है। क्या पौधे उद्दीपन की प्रतिनुक्रिया करते हैं? जी हाँ, पौधे उद्दीपन की प्रतिनुक्रिया करते हैं। जैसे आपकी छुई हुई, जैसे एक छुई हुई का पौधा है, लजालू या टच मी नॉट, या उसको बोलते हैं मिमोसा भी, 3 नाम उसके दे दिए गए हैं। पौधे को छूने पर वे अपनी पत्तियां बंद कर देते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर देते हैं अभी, ठीक है। विशेष तौर पर कुछ पौधे एक दूसरे के सामने वाली पत्तियां आपस में पास आ जाती हैं। यह आंवले की पेड़ की बंद पत्तियों में देखा जा सकता है। समस्त जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मतलब कुछ खास चीजें होती हैं उस घटना के प्रति, वो क्या है, कोई ना कोई क्रिया करते हैं, जिसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे आपने छुई मुई के पौधे को छुआ तो वो क्या हो जाएगा, पत्ता उसका मुरझा जाएगा, ठीक है। कुछ से जो फूल है वो जब सूर्यास्त होगा ना, तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएंगे, और जब सूर्योदय होगा तो वापिस खिल जाएंगे। ये सब क्या है, उद्दीपन है। तो आपके पौधे भी उद्दीपन करते हैं। अपने आसपास कुछ ऐसे पौधों का पता लगाएं जिनकी पत्तियां सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं। आंवला और चुईमुई की पत्तियां इस प्रकार की अनुक्रिया करती हैं। उनके इस प्रकार के व्यवहार के लिए कौन सा उद्दीपन उत्तरदायी है, ठीक है। क्या आपने बिल्ली और कुत्ते अन्य जंतुओं के बच्चों को देखा है? 5 अलग अलग जंतुओं के बच्चों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या आपने किसी निर्जीव वस्तु जैसे पेंसिल, कुर्सी, बल्ब के बच्चों को देखा है? तो इसने कहा कि जो अब हम बात करते हैं बच्चों की, तो आपने सभी जो चीजें आपकी सजीव, उनके बच्चे देखे हैं। तो आपने देखो, हम आपको एक बार रिवाइज कर 4 चीजें पढ़ चुके थे। अब हमने एक क्रिया पढ़ ली है, उद्दीपन। क्या पढ़ ली है? उद्दीपन।
अब है आपका संतान उत्पत्ति करना। क्या आ गया? संतान उत्पन्न। तो सभी सजीव है वो अपने बच्चों को जन्म देते, लेकिन निर्जीव वस्तुएं बच्चों को जन्म नहीं देती। सभी सजीव जनन करते हैं। जनन अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया। जनन क्यों अनिवार्य है? कि जनन क्यों अनिवार्य है? कि बच्चे पैदा करना क्या कहलाता है? जनन है। लेकिन अनिवार्य क्यों है? वो अनिवार्य है अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, ताकि ये जीवन चक्र लगातार चलता रहे। यह जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य, आपको बता दिया कि जीवन लगातार चलता रहे। जब कोई सजीव जीवित रहने के लिए सभी संसाधनों, भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी उपयुक्त सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता तो उसे मृत कहते हैं। उसने कहा कि जब कोई सजीव, ठीक है, अब बात करते हैं सजीव मृत कब हो जाता है। उसने कहा कि सभी जीवित रहने के लिए सभी संसाधन उसके पास, भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी उपयुक्त सभी लक्षणों को, जो ऊपर जो लक्षण आपने पढ़े हैं ना, जनन है, आपका वृद्धि है, उस चीज को नहीं प्रदर्शित करता तो उसको क्या कहते हैं? मृत कहते हैं। मतलब कि सभी चीजें उपलब्ध है लेकिन फिर भी न वो वृद्धि कर रहा है, न वो श्वास ले रहा है, न वो बच्चे पैदा कर रहा है, न वो उद्दीपन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सजीव चीज होगी वो क्या कहलाएगी? फिर बाद में मृत कहलाएगी। न वो उत्सर्जन कर रहा, उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। उपयुक्त चर्चा से हम समझ सकते हैं कि सभी सजीवों में कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं, और वो समान विशेषताएं क्या है? कि सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और अंततः मर जाते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अंततः मर जाते हैं। इनमें से एक भी लक्षण का अभाव यह दर्शाता है कि वे निर्जीव वस्तु। यदि इनमें से एक भी लक्षण उस वस्तु में है तो वो क्या हो जाएगी? एक भी लक्षण नहीं होगा ना, तो आप कोई भी चीज को देख लीजिए, वृद्धि को देख लीजिए, श्वसन को देख लीजिए, जनन को कर लीजिए, आपका उद्दीपन, क्या उद्दीपन में बच्चों के डाउट रहता है। उद्दीपन होता है किसी खास घटना के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया करना भी, ठीक है। जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करेंगे, कि एक्शन की इज इक्वल टू रिएक्शन देना, वो आपका क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। कि आपके कांटा लग गया, चोट लग गई, ठीक है, तो आप कोई ना कोई क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। आप ये कोई पेन है, मैं इसको तोड़ दूं, फोड़ दूं, ये क्या अनुक्रिया करेगा? कोई उद्दीपन नहीं होगा, तो ये आपका उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन को आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। जब जबकि आप यह जान गए कि सजीव की पहचान कैसे की जाए, क्रियाकलाप 10.1 को पूरा करने के लिए वही चाहिए आप कि शेष दो स्तंभ को भरिए। आप एक बीज को सजीव या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे, क्यों भी? आइए जानने की पौधों में इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताओं का अन्वेषण करने के लिए एक बीज कैसे अंकुरित होता है। अब हम बात करेंगे बीज के बारे में। किसके बारे में? बीज के बारे में, कि बीज सजीव होता है या निर्जीव। क्या आपने बीज को अंकुरित होते हुए देखा है? आप जानने को उत्सुक होंगे कि बीज के अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अंकुरण मतलब बीज क्या है कि उसमें से पौधा जन्म लेगा, उसको अंकुरण बोलते हैं। तो इनके लिए बीज को अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की, किन कौन सी कंडीशन चाहिए, उन कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। क्या आप अंकुरण के लिए आवश्यक किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप कैसे जांच करेंगे कि इन परिस्थितियों का बीज के अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी। आइए 10.2 के क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे कि बीज को अंकुरण के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे बगीचे की मिट्टी से भरे एक जैसे 4 गमले ले लिए आपने। प्रत्येक गमले में किसी फली, सेम, राजमा, लोबिया के 4-4 बीज आपने बो दिए। इन गमलों को 15 दिन के लिए निम्नलिखित स्थितियों में रखें कि जो आपका गमला क्या है। आपने क्या किया? इसमें बीज बो दिए, आपको सीधे सूर्य के संपर्क में रख दिया और इसमें आपने पानी नहीं डाला, सीधा सूर्य के प्रकाश में रख दिया और अत्यधिक जलयुक्त गमला की इसमें जल आपने पूरा डाल दिया। ये आपको अंधेरे में रख दिया, ठीक है। और नम मिट्टी, इसमें थोड़ा सा आपने पानी भी डाल दिया, लेकिन यहाँ सूर्य नहीं आया, लेकिन सीधा सूर्य के प्रकाश में रखा आपने ये, और उसमें नम मिट्टी गमला, आपने ज्यादा इसमें पानी नहीं डाला। जो मिट्टी थी वो सिर्फ क्या थी? नम थी, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आप देखिए क्या होता है।
ठीक है, ये गमला कह का आपको बता दिया कि मिट्टी में जल मत डालिए, इस गमले को सीधा सूर्य के प्रकाश में रखिए, जल नहीं डालना है। आपने बीज इस मिट्टी में दबा दिए हैं। खेमे मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में जल डालिए, जिससे मिट्टी के ऊपर जल हमेशा उपस्थित रहे। आपको इसमें पानी हमेशा भरकर रखना है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रखना है। गाय को नियमित रूप से गमले में उपयुक्त मात्रा में जल डालिए कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, और गमले को क्या रखना है, अंधेरे स्थान पे तीसरे में। ठीक है, चौथे में आपको क्या करना है कि चौथे में आपको थोड़ा सा पानी भी डालना है नियमित रूप से, और उसको क्या है कि सूर्य के सीधे संपर्क में रखना है। तो अब क्या देखेंगे, तालिका 10.2 में वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता को इंगित कीजिए। जब किसी बीज में अंकुर निकलता है, अंकुर मतलब जब वो पौधा जन्म लेता है ना, उसको हम अंकुरन बोलते हैं। तो अंकुरित बीज कहते हैं। अनुमान लगाए कि क्या प्रत्येक मामले में बीजों का अंकुरण होगा। विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए प्रत्येक गमले के विषय में पूर्व अनुमान तालिका 10.2 में रखिए। तो उसने कहा कि आपने इस प्रकार के जो गमले रख दिए हैं, इसमें ये बताइए क्या सभी में जो बीज हैं वो उग आएंगे, मतलब सभी में पौधे उग आएंगे। तो आपका अंदाजा क्या है भी, ये बताइए कि क्या इसमें उगेगा। पानी नहीं डाला आपने, मेरे हिसाब से इसमें नहीं उगेगा। मैं भी आपकी तरह अंदाजा लगा रहा हूं। मान लेते हैं जब आप पढ़ो सब कुछ भूलकर पढ़िए, सिर्फ जो आपने पीछे पढ़ा है उसको याद रखिए, आगे जो आप सोच रहे हैं उसको याद मत रखिए, आप अनजान की तरह पढ़िए। आपने देखा कि इसमें तो पानी फुल भर दिया, आपका इसमें भी नहीं आपका पौधा उगेगा। इसमें सूर्य नहीं है तो इसमें भी नहीं उगेगा। शायद इसमें, क्योंकि हम निश्चित मात्रा में पानी डाल रहे हैं नमी वाला, और सूर्य भी है, सिर्फ आपका गैस जो गमला है इसमें क्या है, बीज उगेगा भी। अब आपका कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि इस पानी वाले गमले में जिसमें पानी डाले ना फुल, और सूर्य का प्रकाश भी था, इसमें शायद उग आएगा। तो हम देखते हैं भी कि क्या कार्रवाई आपकी होती है, कौन से गमले में आपका उगेगा। तो चीजें आपको अब तक समझ में आ रही हैं। तो आपने जो तालिका 10.2 दी है, तो आपको तालिका 10.2 में इसी प्रकार क्या करना, आपका अनुमान लगाना आपको कि 7 से 10 दिनों तक गमलों में बीज अंकुरण की स्थिति को नियमित अवलोकन कीजिए। अब आपको 7 दिन तक देखना है गमलों को कि क्या बीज उगते हैं या फिर नहीं उगते। अपने पूर्व अनुमानों की तुलना अपने अवलोकनों से कीजिए। अब देखिए ये वायु है, उपलब्धता किस चीज की है या नहीं वो आपको लिखना है कि गमले कै में वायु है सूर्य का प्रकाश है या नहीं, जल नहीं है, पूर्व अनुमान आपका क्या है भी। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे कि क्या क्या चीजें मिल रही थी, गै वाले को क्या मिल रहा। क्या आप सोचते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, कि सूर्य का प्रकाश जरूरी है या नहीं? तो बिल्कुल जरूरी है। क्या प्रत्येक गमले में बीज को वायु, जल और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है? क्या कोई ऐसा गमला जिसमें बीजों को वायु नहीं मिल रही? यदि ऐसा है तो ये क्यों नहीं मिल रही? उन गमलों के बीजों का क्या हुआ जिनमें अत्यधिक जल डाला गया था? कौन से बीजों को वायु और जल दोनों प्राप्त हो रहे हैं? उन गमलों को पहचानिए जहां आपको बीजों का अंकुरण दिखाई दे रहा है, कि कौन से गमले में आपका बीजों का अंकुरण हो रहा है, बीज उग रहे हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो आपको चीजें पूछी कि क्या क्या चीजें, इस तालिका को देखिए एक बार। ये देखिए वायु किसको मिल रही, कौन से गमले को वायु मिल रही है, तो वायु आप टिक कर दीजिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। क्या आपका अवलोकन आपके पूर्व अनुमान से मेल खा रहा है? अपने अवलोकन के पक्ष में संभावित कारणों को तालिका 10.2 में लिखिए। अपने अवलोकनों के आधार पर बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखी। अब हम जानेंगे अनुकूल परिस्थितियां, क्योंकि किसी ने ये, आप खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, ऐसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा विज्ञान के बारे में पढ़ने का। एक्टिविटी आपके सारे दिमाग में है कि किस प्रकार के गमले थे। तो चलिए अब हम उनको चेक करते हैं भी। बीजों के अंकुरण के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश में से क्या क्या अनिवार्य है? कि आपको 3 चीजें हैं, वायु, जल और सूर्य का प्रकाश। जिनको ये तीनों चीज मिल गई वो क्या होगा, अंकुरित होगा। प्रत्येक गमले में उपलब्ध परिस्थितियों की तुलना कीजिए। फली के बीजों अंकुरण के लिए जल और वायु की उपयुक्त मात्रा आवश्यक होती है। एक चीज तो हो गई आपकी कि ध्यान रखिए कि जल और वायु की मात्रा आवश्यक होती है। बीजों को अंकुरण के लिए इन परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों होती है?
क्या आप सोचते हैं कि इन परिस्थितियों में से किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का अभाव बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगा? इसने कहा कि यदि इनमें से किसी चीज की कमी हो जाए तो क्या आपको लगता है कि उसका अंकुरण होगा या फिर नहीं होगा? किसकी बात करें? जल और वायु की। आइए हम समझते हैं परिस्थितियां बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता होती है। क्रियाकलाप 10.2 में निम्नलिखित परिस्थितियों प्रभाव देखिए। पहले देखते हैं हम जल के बारे में भी। बीजों को अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल बीजों को उनकी वृद्धि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया पूर्ण करने में सक्षम बनाता है। जो भी प्रक्रिया उनको अंकुरण में होती है उसको पूरा होने में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल के बिना उनका अंकुरण नहीं होगा। बीज के बाह्य आवरण को बीजावरण कहा जाता है। जल बीजावरण को मुलायम करता है, उनके अंदर से नन्हे से गुण को पौधे में से विकसित होने में सहायता करता है। कि बीज के बाहर क्या होता है? आपका बीज आवरण होता है। और जो जल क्या करता है, ये जो आपका बीज आवरण है ना, इसको क्या करता है? नरम करता है, ताकि ये जो आपका अंकुरण हो रहा है ये आपका बाहर आ सके। तो जल का रोल का आपको पता चल गया। हम बात करते हैं वायु और मिट्टी की भी। बीजों को अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। तो बीज है ना, वो क्या करते हैं? जो मिट्टी के कणों के बीच में जो वायु होती है ना, उन्हीं का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कणों के बीच के स्थान के कारण जड़ें आसानी से बढ़ती हैं। जो मिट्टी के स्थान के बीच में जो गैप होता है ना, उसके कारण क्या जड़ें आराम से चल सकती है। यदि मिट्टी आपकी बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसकी जड़ ही नहीं निकलेगी, तो उसको क्या वो पौधा नहीं बढ़ पाएगा। आपको पता चल गया वायु कहां से मिलेगी? तो वायु तो आपकी मिल रही थी। अब हम बात करते हैं प्रकाश एवं अंधकार की परिस्थितियां। हमने सीखा कि फली के बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं है। अब बात समझ जाना कि प्रकाश अनिवार्य नहीं है। सामान्यतः अधिकांश बीजों का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु अंकुरण के पश्चात नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो नया पौधा उगेगा ना, तो उसमें क्या था कि प्रकाश की आवश्यकता होगी भी, ठीक है, बढ़ने के लिए। अध्याय उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार में आपने सीखा था कि मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य उच्च वृद्धि के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधों को उचित वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपके विचार से कौन कौन से अन्य परिस्थितियां बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगी? अब आप देख लीजिए कि आपने जो लिया, मैंने कहा था, मैंने जानबूझ के कहा था कि सूर्य का प्रकाश है, ये नहीं पौधा बीज का अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि आपने सोचा था कि सूर्य का प्रकाश तो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, इसलिए आपको चाहिएगा भी। आपको आई ना बात समझ में? कोई बात नहीं, अब आपको पता चल चुका है कि बीज के अंकुरण के लिए आपको दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी पानी और वायु। पानी मिल रहा है और वायु मिल रही है, तो क्या होगा? बीज का अंकुरण होगा। और बीज के अंकुरण के लिए जो पानी है वो तो आप ऊपर से डाल रहे हैं, और वायु कहाँ से वो प्राप्त करेगा? जहां से वो आपका मिट्टी के कणों के बीच में वायु की उपस्थिति होती है, वहां से वायु को प्राप्त कर लेगा। तो बीज आपके देख लेना कि कौन से गमले में वायु और आपकी पानी मिल रहा है। कोलिशियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की उसने बताया कि कुछ अपवाद होते हैं, ये सभी में नहीं। तो लेकिन जो कोलिशियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधे होते हैं ना, तो इनके अंकुरण के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन बीजों को मिट्टी पर ढकने से इनका अंकुरण बाधित होता है। वहां कैलेंडुला और जिनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इसने कहा कि इनके लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए। अब प्रकाश के बारे में हम क्या निष्कर्षता निकालें कि कुछ ऐसे स्पेशल पौधे जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अंधकार की आवश्यकता होती है। सजीवों को कौन सी विशेषताओं के कारण अपने क्रियाकलाप 10 पॉइंट पौधों की सजीव की श्रेणी में रखा? क्रियाकलाप 10.2 में पौधों में वृद्धि दिखाई देती है, कि पौधों में वृद्धि दिखाई देती है। क्या सजीवों की अन्य कोई विशेषता इन पौधों में दिखाई देती है? अब हम पौधों में स्पष्ट रूप से देखने वाली कितने विशेषता वृद्धि एवं गति का अध्ययन करते हैं कि पौधों में गति और वृद्धि किस प्रकार से होती है। आप बीजों को सजीव या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे? तो इस सवाल का जवाब हम जानेंगे अगले पार्ट में। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा बीज के अंकुरण के लिए हमें क्या चाहिए? वायु और
जल चाहिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल प्रकार से आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, वे आपके अपवाद के रूप में होते हैं, उनको हम इतना डिटेल में नहीं जाएँगे। लेकिन आप मूलभूत 2 कंडीशन याद रखिए कि बीज के अंकुरण के लिए आपको क्या चाहिए? पानी और वायु चाहिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।